सर ये स्पाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे जस्ट थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप उसे किस तरीके से ट्रीट करते हो और उसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं? देखिए, जैसे मान लें कि स्पाइन स्टार्ट होता है C1 से लेकर के कॉर्टेक्स तक जाता है। सिंपल सी भाषा बताया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, वर्टिब्रा जो है, उसके से मैं पहले ही बताया था कि उससे सारे ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी को पास होते हैं। सर्वाइकल से, ये अपर पार्ट आपका हेड से और दोनों हाथों का। थोरेसिक जो है, ये इंटरनल जितने ऑर्गन है वो, लंबर जो है इंटरनल ऑर्गन, कॉर्टेक्स जो है, लेग लेंथ, ये सब सारे जो प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आने वाला होगा वो नहीं आएगा। जैसे सबलक्सेशन होगा कहीं भी स्पाइन में, या मिस अलाइन होगा, मिस अलाइन होगा, जैसे वर्टिब्रा, जैसे हम सीक्वेंस ऑर्डर में सारे लोग खड़े होते हैं, वैसे ही हमारे सीक्वेंस ऑर्डर में वर्टिब्रा भी होता है। अब ये वर्टिब्रा होता है कि कभी कोई कारण से, बैड पोस्चर के कारण कभी भी ये वर्टिब्रा क्या होता है, सेक्रलाइज हो जाता है। अब ये नॉर्मल था, पहले नॉर्मल स्पेस था, इसके अराउंड ब्लड वेसल्स पास होते हैं। अब जैसे ये कंप्रेस्ड हुआ तो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस्ड हो गए। तो ये कैरोप्रैक्टिक के थ्रू क्या है कि अलाइन करने के बाद इसको हम जो सबलक्सेशन, जो फेसस ज्वाइंट जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं। जैसे ही फेसस ज्वाइंट रिलीज होता है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है और वो प्रॉब्लम खत्म। सर आज ज़्यादातर लोगों का डेस्क जॉब है, ऑफिस में बैठे बैठे ज़्यादा काम रहता है, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए जो शायद वो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करने वाले लोगों के लिए भी काम लगेगी और फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स ना हो। एकदम डेफिनेटली, मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो भी किसी को लॉन्ग सिटिंग वाली जॉब है, बैंकर्स की ले लो आप, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या और भी बहुत सारे जो ऑफिस बॉयज है जो बैठ कर काम करते हैं, तुम लोग को आप देखेंगे, आप भी अगर बैठ जाएंगे 1 घंटे तो बैठने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पोस्चर को चेंज कर नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्कलोड रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोग कहेंगे थोड़ी बहुत समय निकालेंगे, 1 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा एक पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो वहाँ खड़ा होकर के पैर हाथ सीधा करके फिर से बैठ जाएंगे, ताकि ब्लड फ्लो जो कहीं अगर ब्लॉक हो रही थी, हमारी हिप के थ्रू नीचे नहीं जा रही थी, फिर से जाना शुरू हो जाए और सारा जो ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, तो फिर वो फर्दर प्रॉब्लम नहीं करेगा इन फ्यूचर। तो ये थोड़ी बहुत मेंटेन करेंगे तो सारा चीज से दूर रहेंगे। सर इसमें बहुत सारे लोग ये डेस्क जॉब में गलती भी करते रहेंगे शायद, लाइक लोग उठते हैं जस्ट ऐसे ही, जो उनको ऐसे एकदम टाइट से हाथ मोड़ देते हैं, तो उसका सही तरीका क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज करने का? अगर जिनको, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि जब नॉलेज नहीं रहेगी तो बॉडी को हार्म पहुंचेगा। मैंने बोला कि अगर आप एक पोस्चर में बैठे हैं, बैठे बैठे अगर आपको 1 आवर 45 मिनट्स हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में करना नहीं, एक्सरसाइजेस वहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे आएंगे, ब्लड फ्लो अपना पूरी बॉडी में होने लगेगा। जो जर्क देते हैं, नेक ऐसे करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंजरी अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं कि नेक का डिग्री मूवमेंट कितना है। अगर आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि मुझे लग रहा है बॉडी स्टिफ हो रहा है, इसमें यहाँ क्रैक साउंड आ जाए तो मैं रिलीज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसमें क्या होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं और क्रैम्प बढ़ जाते हैं। तो वैसे नहीं करना है, बस सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे एक पोस्चर में बैठे हैं, सपोज बैठे हैं, तो इसको चेंज कर लेना है, ऐसे बैठना है। अगर आप एक पैर पे, बहुत से लोग को देखेंगे 1 साइडेड खड़े रहते हैं, सिंगल लेग, एक लेग को पूरा रेस्ट देते हैं, तो गलत स्टैंडिंग पोस्चर है। भगवान ने 2 पैर दिया, दोनों पैर को यूज करना है। ये सब सारे एक्सरसाइज वहां नहीं करना है, एक्सरसाइज तो आपको घर पे करना है, सुबह में करना है, मॉर्निंग। मतलब मैं बताया कि जहां आप ऑफिस में है, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको कैसे टाइम निकालना है अपने आप को फिट रखने के लिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप बॉस की गाड़ी चला रहे हैं, बॉस भी हैं, बॉस को बोलेंगे बॉस 2 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं ना, कहीं टी ब्रेक, चाय पी लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, इस बहाने चाय पी लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं। अगर मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, 4-5 घंटे के काम है, उसमें क्या होगी 4-5 घंटे तक बैठ करके काम तो कभी खत्म होना नहीं है, आज भी है, कल भी है, सारा दिन है। और उसमें क्या है कि 1 घंटे में थोड़ा सा टाइम निकाल के हम वही, कहीं कुछ नहीं जाना, खड़े होकर के थोड़ा पैर हाथ सीधा कर लेना है, थोड़ा अपना जो भी वो थोड़ा मूवमेंट जो है अपना हाथ ऊपर करके, थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं करना, जर्की मूवमेंट को ही नहीं देना। जर्की मूवमेंट देंगे तो काफी टाइम से होता है क्या कि जैसे हम बैठे हैं, हमारा मसल्स ये रेस्ट में है, अगर उठ करके उसको हम जर्की मूवमेंट देके, बहुत सारे लोग को देखो झटके देते हैं नेक को, हाथ को, तो वो गलत है, वो नहीं देना है। बस नॉर्मल सा बस पोस्चर को चेंज कर देना है, ऑटोमेटिक वो ठीक रहेगा। वो टेम्पररी रिलीफ दे देता है। मतलब मुझे भी आदत है, कभी मैं जैसे ऐसे रहूंगा तो मुंडी को ऐसे ही थोड़ा कर लूंगा तो आवाज आ जाएगा, थोड़ा सा हाइपर चलाएगा तो फिर भी हो जाएगा। कभी उल्टा घूम गया तो वही है। अभी आज हमारा एक पेशेंट आया, बोला सर आपका ट्रीटमेंट देख करके मैं सेल्फ एडजस्टमेंट करके मैं बहुत अपने आप को फिट कर लिया, लेकिन एक दिन ज्यादा जर्क लगा तो उस टाइम से पूरा ये नस खिंच रहा है। तो ये बैकग्राउंड जिसका नॉलेज नहीं, वो घर पे तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता। ये अभी आपकी बात सुन के मुझे वही लग रहा है कि कभी कभी लाइक माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होता है, तो अभी मुझे वही डर लग रहा है कि मैं अपने हिसाब से तो ये कर लेता हूँ ऐसे कि ठीक है थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी माइग्रेन उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है कभी। मतलब लेकिन माइग्रेन, मैं आपको बता दूं माइग्रेन क्या है।
माइग्रेन एक तरह से देखा जाए तो अगर ब्लड हमारे, आप देखे होंगे माइग्रेन पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि हर एक 4 घंटे में कुछ खाना है। कभी आपने नोटिस किया चीज को? 4 घंटे में खाना है, इट मींस क्या है, ये ऑसिपिटल से लेकर के ये जॉ तक हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हम लोग कोई चीज खाते हैं या स्वेल करते हैं, ची करते हैं, तो उसके बाद क्या है कि ये यहाँ का बोन का मूवमेंट होता है। मूवमेंट होगा तो इसका सर्कुलेशन थोड़ा नॉर्मल होगा, माइग्रेन फिर लगता है कि नहीं, हेडेक नहीं है। तो ड्यू टू सर्वाइकल्स में कहीं प्रॉब्लम होगा तो माइग्रेन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सटेंट रिलीफ, किसी को माइग्रेन है, ब्लरनेस विजन आ रहा है, एक्सटेंट रिलीफ होता है कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। 20 साल 25 साल पुराना ऐसे 20 ईयर्स बैक वो लोग माइग्रेन से जो बहुत परेशान थे, जो आंखें खोलते रोते थे, रात तक रोते थे, आज वो लोग खुश है। नहीं, और वो सच में वो पेन कभी मैं भूल नहीं सकता। एक बार मुझे याद है मेरे पैर में, मतलब मैं बाइक चला रहा था, वो किक लगाना था तो वो किक रिवर्स आ गया और पैर पूरा इतना सूज गया था मेरा, लिटरली मैं ज़मीन पे पैर नहीं रख पा रहा था। और मैं ऐसे ही वो हड्डी के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला भाई रुक जा, बैठ, कुछ नस वस खींचा, थोड़ा इधर उधर किया और मैं चल के बाहर आया। मतलब वो हार्डली आधे घंटे पहले मैं पैर नहीं रख पा रहा हूँ, लिटरली वही तो मैं कह रहा हूँ, पेन हो रहा है। वही मैं कह रहा था, ये सारे डिफरेंट एडजस्टमेंट। अभी क्या होता है कि पहले बहुत दूर दूर तक सुनते होंगे हम लोग कि उनका किडनी खराब हो रहा है, लेकिन आजकल अपने घर में देख रहे हैं। रीजन क्या है? एक तो डाइट वैसे ही गड़बड़ा चल रहा है, मतलब प्योरिटी कहीं रही नहीं गया है। उसके बाद हम लोग हर एक चीज में मेडिसिन डाल रहे हैं, पेन किलर, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देखेंगे पहले 10 साल पहले जाएंगे, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। रीजन क्या है? पेट दर्द किया, गोली खा ली, हाथ दर्द किया, गोली खा ली है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के साथ होगा ना। गैस्ट्राइटिस, अल्सर, कोलाइटिस, ये सब जितने सारे प्रॉब्लम्स है, ये सब पेन किलर, एनाल्जेसिक मेडिसिन के कारण हो रहा है। तो उसके पहले अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो एलोपैथी तो दूर की बात है, हम तक भी नहीं आने की जरूरत होगी। ये जो ट्रीटमेंट्स आप देते हो, ये ट्रीटमेंट्स देने के बाद में कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है? ये बहुत रेयर केस में जब हमारे पास पेशेंट आता है, 2-3 ब्लड टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए कराते हैं कि सपोज मानते हैं मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अगर आप कॉमन से देखा होंगे, यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। किसी की बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाना, चाहे किसी के बॉडी में विटामिन D3, B12, कैल्शियम कम हो जाना। अब किसी की D3 की वीकनेस के कारण बोन पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, उसको एडजस्टमेंट करता जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। अब डायग्नोसिस में आ गया, ब्लड टेस्ट में आ गया कि D3 की कमी है, कुछ सप्लीमेंट लिया, D3 लेवल पूरा हुआ, बोन पेन खत्म हो गया। तो ऐसे रेयर केस में अगर हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, और मेडिसिन बहुत रेयर केस में बस मल्टीविटामिन, पेन किलर नहीं, मल्टीविटामिन D3 ये सब सारा उसके तौर पे हम लोग देते हैं।